यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बेटा, लेसन है हमारा रीढ़ की हड्डी। लेसन है हमारा कृतिका का है ये। हाफ जो है लेसन हमारा हो चुका था और ये हाफ जो है आप आज हम करेंगे। तो बच्चों हम थे 36, पेज नंबर हमारा हो चुका था और आज हम करेंगे पेज नंबर 37। ओपन योर बुक कृतिका एंड पेज नंबर 37। थोड़ा सा हम 36 के बारे में देख लेते हैं बेटा कि क्या पढ़ा था हमने 36 पे। 36 जो पेज नंबर है उसमें हमने रीड किया था कि जो गोपाल प्रसाद है, राम स्वरूप, उमा और प्रेमा, बेटा एक तरफ तो लड़के वाले हैं और दूसरी तरफ लड़की वाले हैं। जो लड़के वाले हैं वो उमा को, जो लड़के वाले हैं वो देखने आए हुए हैं। और अब देखिए क्या था कि जो उमा है उसकी उसके पिताजी का नाम है राम स्वरूप और माताजी का नाम है प्रेमा, और जो उनका एक नौकर है उसका नाम है रतन। और शंकर है जो देखने आया है, लड़का है लड़की को, और उसके पिता का नाम है गोपाल प्रसाद। तो जो गोपाल प्रसाद है वो क्या सोचता है कि जो लड़कियां हैं उसकी जो सोच है वो दकियानूसी है, रूढ़िवादी है लड़कियों के बारे में। वो सोचता है कि पढ़ाई लिखाई करवाने के बाद लड़कियां जो है मेम साहब बन जाती हैं और उनके नखरे कौन भुगतेगा। और कहता है कि लोग तो मुझे कहते हैं, जो गोपाल प्रसाद है वो राम स्वरूप को बताता है लड़की वाले को, कि लोग तो मुझे कहते हैं कि तूने अपने बेटों को बीए एमए तक पढ़ाया है तो बब्बे भी ग्रेजुएट लेनी चाहिए। ग्रेजुएट क्या होता है बेटा? स्नातक। जिसने बीए कर लिया उसे बोलते हैं हम ग्रेजुएट। और जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है वो होता है स्नातकोत्तर, जिसने जो है एमए कर लिया हो उसको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। तो कहता है कि लोग तो मुझे कहते हैं इसके बारे में कि भाई आपके लड़के इतने पढ़े लिखे हैं तो बब्बे भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। लेकिन भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? तो जो गोपाल प्रसाद है बेटा, वो अच्छी नहीं है, वो परंपराओं को मानते हैं। कहता है कि भाई किसने कहा है कि लड़कों को लड़कियों को लड़कों के बराबर पढ़ाओ और उन्हें काबिल बनाओ। अगर औरतें भी वही करने लगी जो मर्द करते हैं तो वो क्या करेंगी? वो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लग जाएंगी और वो पॉलिटिक्स वगैरह पर, राजनीति पर भी जो है वो बहस करने लग जाएंगी। तो गृहस्थी कौन संभालेगा? जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो कहता है, वो उदाहरण देता है कि जनाब देखिए कि यदि हम कि प्रकृति ने भी क्या है कि जो मोर है उसके पंख दिए हैं लेकिन मोरनी के नहीं। यानी कि वो कहना ये चाहता है कि जो मोर मर्द लोग हैं वो कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी उड़ सकते हैं, लेकिन जो औरतें हैं वो घर से बाहर नहीं जा सकती। तो और इसके बाद क्या कहना चाहता है कि मोरनी शेर के बाल होते हैं और शेरनी के नहीं। तो वो यहाँ जो है पुरुष प्रधान समाज की ओर संकेत कर रहा है। हर तरफ जो है पुरुष ही प्रधान है। जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत की नहीं। है राम स्वरूप जो है हंसता है किसकी? गोपाल प्रसाद की बात पर। और शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद इसके बाद जो है गंभीर हो जाते हैं। अभी तक तो बेटा हमने पिछला किया था और आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम 37, पेज नंबर 37। तो गोपाल प्रसाद कहता है, हाँ हाँ वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम, तालीम होती है शिक्षा,
कि ऊंची जो शिक्षा है वो किसका अधिकार है? ऊंची शिक्षा लेने पर, ज्यादा पढ़ने पर किसका अधिकार है? सिर्फ पुरुषों का अधिकार है। ये किसकी सोच है बेटा? गोपाल प्रसाद की। इनके बारे में? स्त्रियों के बारे में। राम स्वरूप कहता है शंकर से चाय और लीजिए। शंकर कहता है धन्यवाद जी, पी चुका हूं। राम स्वरूप कहता है गोपाल प्रसाद से आप ले लीजिए और चाय। गोपाल प्रसाद कहते हैं बस साहब अब तो खत्म कीजिए, आज तो कुछ खाया ही नहीं। राम स्वरूप कहता है चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। फिर राम स्वरूप कहता है आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं भाई वो जो रतन है वो मक्खन लेने गया था लेकिन अभी तक नहीं आया। गोपाल प्रसाद कहता है नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं। भाई हमें जो है ब्रेकफास्ट ही तो करना था, कोई हमें पेट थोड़ी ना भरना था। क्या हुआ टोस्ट नहीं, वो मक्खन नहीं लेकर आया तो रतन। और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं हूँ। कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। तो राम स्वरूप कहता है मेज की को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। तो जो है राम स्वरूप अंदर की तरफ आवाज लगाते हैं कि भाई पान भिजवा दो बाहर। तो कहता है सिगरेट मंगवाऊं। कौन कहता है? राम स्वरूप। तो कहता है गोपाल प्रसाद जी नहीं, पान की तस्वीर हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे। तो कहता है बाबू गोपाल प्रसाद तो बिल्कुल उसकी तरफ आंखें गड़ाकर उमा की तरफ देख रहे हैं। और जो पान को प्लेट में रखकर कौन लेकर आती है? उमा आती है। और उसने जो कपड़े हैं वो बहुत सिंपल डाले हुए हैं और उसकी जो गर्दन है वो झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर यानी कि आंखें चुराकर उसे देख रहा है। शंकर कौन है? लड़का है जो देखने आया है उमा को, और गोपाल प्रसाद है उसका पिताजी। है यही है आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो, राम स्वरूप कहता है। उमा पान की तस्वीर अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर की ओर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। अब क्या है कि जो उमा है वो चश्मा पहने हुए है और सोने की रिम है उसकी चश्मे की। तो कहता है दोनों बाप बेटे कौन? गोपाल प्रसाद और शंकर जो है देखकर चौंक पड़ते हैं, भाई इसकी तो आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा। राम स्वरूप जरा सक पकाकर जी वह पहले पिछले महीने में उसकी आंखें दुखनी आ गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो गोपाल प्रसाद के सामने जो है राम स्वरूप बातें बनाता है कि वैसे इसकी आंखें वांखें तो ठीक है, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि इसकी आंखें दर्द करने लगी थी, इसलिए थोड़े दिन चश्मा लगाना पड़ा। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? गोपाल प्रसाद पूछता है भाई ये ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है? देखिए वैसे तो वो पढ़ी लिखी है, लेकिन जो उसका पिता है वो गोपाल प्रसाद से उसकी पढ़ाई को छुपाता है। तो कहता है राम स्वरूप नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया था, किया ने भाई, अर्ज किया यानी कि वह तो मैंने आपको बता दिया ना। गोपाल प्रसाद कहता है संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में बैठो बेटी, वहां बैठ जाओ उमा उस तख्त पर। राम स्वरूप कहता है उस तख्त पर बैठ जाओ, अपने बाजे बाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहता है चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। तो कहता है गोपाल प्रसाद क्या कहता है कि चाल भी ठीक है लड़की की, भाई लंगड़ी वंगड़ी तो नहीं है, चेहरे पर भी छवि है यानी कि चेहरा भी सुंदर है। कौन कहता है? उसका होने वाला ससुर कि भी चाल भी ठीक है लड़की की और चेहरा भी ठीक है, कुछ गाना बजाना भी आता है इसे। राम स्वरूप कहता है जी हाँ, सितार भी और बाजा भी ये बजा लेती है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तू गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। सवर से जाहिर है कि गाने का उसे अच्छा ज्ञान है। किसको? उमा को। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें जो है शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं।
जब वो गाती है तो वह जो है अपने गान में खो जाती है, तल्लीन हो जाती है, बिल्कुल खो जाना, तल्लीन हो जाना। और यहाँ तक कि क्या होता है, वह अपना मस्तक जो है ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वह तो गाने में उसे एहसास ही नहीं होता, अपनी सुध बुध को खो जाती है और उसका मस्तक ऊपर उठ जाता है और उसकी आंखें शंकर की झेपटी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। जब वह शंकर की तरफ देखती है, पहले तो क्या था कि उसकी नजरें जो है नीची थी, उसने शंकर को नहीं देखा था, लेकिन जब वो गाना गाती है तो क्या है कि वो गाते गाते इस गाने में खो जाती है और उसकी नजरें ऊपर उठती हैं और वो शंकर को देखती है और देखते ही क्या होता है कि वह गाते गाते रुक जाती है। राम स्वरूप क्यों, क्या हुआ, गाने की को पूरा करो उमा। राम स्वरूप के पिताजी कहते हैं क्या हुआ उमा, गाने को पूरा करो। गोपाल प्रसाद कहता है नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद कह रहा है अभी ठहरो बेटी, थोड़ा और बैठो, बैठी रहो। उमा बैठती है। उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी, गोपाल प्रसाद फिर क्या पूछता है उससे सवाल कि भी तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग भी आती है। उमा चुप हो जाती है। हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है और वह उस दीवार पर भी। यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी यही सील देती है। और जो है राम स्वरूप यह बात कहकर हंस पड़ता है। अब देखिए क्या क्या क्वालिटीज हमने पढ़ी हैं उमा की। सबसे पहले तो वो क्या है, एक सिंपल सी लड़की है, उसने सिंपल सा जो है, जब वो आती है पान लेकर तो वो बिल्कुल साधारण सी लग रही है और उसकी आंखें नीचे है। दूसरा उसे गाना भी आता है, बहुत मधुर वो गाती है। तीसरा क्या है, उसे पेंटिंग भी आती है और लास्ट में क्या बताया है कि उसे सिलाई वगैरह भी अच्छी तरह से आती है। अब छुपाया तो क्या छुपाया है उमा के बारे में राम स्वरूप ने कि वो कम पढ़ी लिखी है। उनके सामने तो सिर्फ 10वीं 12वीं पास ही उन्होंने बताया है, लेकिन वो ग्रेजुएट है। गोपाल प्रसाद ठीक है, लेकिन यहाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं, भाई कभी प्राइज वगैरह भी जीते हैं तुमने। उमा चुप, राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। इसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सक पकाते हैं। भाई जो गोपाल प्रसाद है वो पूछते हैं तुमने कोई इनाम विनाम भी जीते हैं, लेकिन जो उमा है वो बिल्कुल चुपचाप गर्दन नीचे किए बैठी है और जो गोपाल प्रसाद हैं वो उसका उत्तर सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और राम स्वरूप भी चाहते हैं कि उमा उत्तर दे। राम स्वरूप कहता जवाब दो उमा, गोपाल प्रसाद से हैं जरा शर्माती है। इनाम तो इसने बहुत जीते हैं। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। जब उसके पिता कहते हैं कि इनाम तो इसने बहुत जीते हैं तो गोपाल प्रसाद कहता है कि भाई इसे भी तो बोलने दो, ये क्या गूंगी है। उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। चौंक कर खड़े हो जाते हैं उमा की बात सुनकर राम स्वरूप। क्या कहती है उमा हल्की सी लेकिन मजबूत आवाज में, कहती है क्या जवाब दो बाबूजी। किसको कहती है वो, गोपाल प्रसाद। राम स्वरूप को कहती है कि बाबूजी मैं इनकी बात का क्या जवाब दूं कि जब कुर्सी और मेज बिकती हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को ही पूछता है। पसंद आ गई तो ठीक है, वरना रहने दो। उमा कहती है मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। जब राम स्वरूप उसकी बात सुनकर चौंक कर खड़े हो जाते हैं तो कहती है पिताजी अब मुझे बोलने दीजिए। बाबूजी ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं ना, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियां के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां होती हैं जिन्हें कसाई की तरह देखभाल कर जो है चूज किया जाता है, चुना जाता है। तो वो बिल्कुल खरी खरी सुनाती है उमा किसको, अपने पिता के माध्यम से किसको सुना रही है वो, गोपाल प्रसाद को। कि ये गोपाल प्रसाद इतनी देर से बोले ही जा रहा है,
क्या इसने भेड़ बकरी समझा है स्त्रियों को? जो ये मेरा खरीदार बनकर आया है, इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती जब ये ऐसे-ऐसे सवाल पूछ रहा है? क्या मुझे दर्द नहीं होता इन बातों का? क्या हम भेड़-बकरियाँ हैं, जो इससे इस कसाई की देखभाल जो है, जो ये कसाई देखभाल करके हमें ले जाएगा? मैं भेड़-बकरी नहीं हूँ। ताव मीन्स क्रोध में आकर, गुस्से में आकर, उतावला होकर, गोपाल प्रसाद, बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था क्या? तेज आवाज में उमा कहते, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। भाई तुम्हारी तो एक बात कहने से ही बेइज्जती हो गई, और तुम इतनी देर से जो नाप तोल कर रहे हो, ये आता है, वो आता है, ये है, वो है, तो क्या वो हमारी बेइज्जती नहीं थी? क्या मुझे फील नहीं हो रहा था वो? और जरा अपने साहबजादे से पूछिए, साहबजादा यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है? शंकर के लिए, कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा था और वहां से कैसे इसे भगाया गया था। बाबूजी चलिए, शंकर कहता है। गोपाल प्रसाद कहता है, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो कहता है, राम स्वरूप चुप हो जाता है। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है कि भाई मैंने तुम्हारे पुत्र की तरह जो है इज्जत नीलाम नहीं की है, मैंने तो पढ़ाई की है। तो कहता है, पूछिए इससे कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पर पड़कर अपना मुंह छिपाकर हॉस्टल से भागा था। हॉस्टल की बिल्डिंग से नौकरानी के कैसे ये पैरों में पड़ा था और कैसे वहां से भागा था। इसके बाद उमा, राम स्वरूप कहता, उमा उमा चुप हो जा। तो गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी साथ दगा किया है। भाई आपने मेरे साथ धोखा किया है। भाई आप तो बता रहे थे आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। भाई आपने तो मेरे को झूठ बोला है। आप कह रहे थे कि जो मेरी लड़की है वो 10वीं पास है, लेकिन इसने तो बीए पास किया है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैत ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास, उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी तो कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चले। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ जाइए, उमा कहती है, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी कि बैकबोन, बैकबोन, यानी कि जो उमा है वो भी पूरे तेज स्वर में कहती कि जाइए जाइए, चले जाइए यहाँ से, लेकिन अपने बेटे की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन को देख लीजिए। बैकबोन क्या होती है बेटा? रीढ़ की हड्डी। कहती कि देख लीजिए, सीधी भी है क्या? क्या इसे अकल है? क्या इसकी इज्जत है कोई? क्या ये कहीं खड़ा हो सकता है इज्जतदार आदमियों में? पूछना इससे जरा। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। बेबसी मीन्स लाचारी का गुस्सा है, और उनके लड़के के रुलासापन, और जो उनका लड़का है वो बिल्कुल रोने को है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। उमा उमा रो रही है। प्रेमा कहती है, उमा उमा रो रही है। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। बाबूजी मकसद है जो अंकी है वो पूरी हो जाती है। जैसे मैंने बताया था कि पेपर जैसे नाटक होता है, एकांकी जो है उससे छोटी होती है, और इसको हम स्टेज पे प्ले कर सकते हैं। इसीलिए लास्ट में उसने लिखा है कि पर्दा गिरता है। जैसे शो खत्म होने के बाद जो है पर्दा गिर जाता है, उस इसलिए जो है यहाँ पर लिखा है। ये एकांकी है और इसको हम जो है स्टेज प्ले सकते हैं। इसके बाद जो है जो नाटक जो एकांकी है, सॉरी, वो खत्म हो जाती है। बहुत अच्छी एकांकी थी और शिक्षा परक भी थी बेटा। अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या है हमारे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है, राम स्वरूप
पेज नंबर निकालेंगे 41। आज के प्रश्न है बेटा आपके 41 पेज पे। तो प्रश्न है हमारे, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? भाई तर्क देकर उत्तर दीजिए कि क्या आज की परिस्थितियों के अनुसार पुराने जमाने से तुलना करना वर्तमान की सही है या गलत है, और कारण भी बताइए कि क्यों सही है और क्यों गलत है। यदि सही है तो क्यों है, और यदि गलत है तो क्यों है। कि आज के जमाने की तुलना करना पुराने जमाने से क्या सही है या गलत है, क्वेश्चन है हमारा ये। तो है मनुष्य का जो स्वभाव है वो क्या है बेटा, कि वो अपने अतीत से चिपका रहता है। जो मनुष्य का स्वभाव है वो अपने अतीत से चिपका रहता है। और क्या होता है फिर इसके बाद, आपको सबको अपना अतीत जो है सदैव सुखदाई लगता है। अपने अतीत की बीती बातों को याद करके वह मन ही मन प्रसन्न होता रहता है। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद भी अपने अतीत को याद करते हैं। अतीत क्या होता है हमारा? भूतकाल, जो बीत चुका है, बीता हुआ जमाना जो है उसे वो याद करते हैं। किंतु अपना अतीत, उनका अपने अतीत की तुलना वर्तमान से करना उचित नहीं, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां अलग हैं बेटा, और जो उनका भूतकाल था उसकी परिस्थितियां अलग थी। इसलिए जो है वर्तमान की तुलना करना किससे? भूतकाल से, वो सही नहीं है। समय सदा एक सा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन आता रहता है। यह आवश्यक नहीं कि जो पहले था वह आज भी रहे। इसी प्रकार अतीत में भी सभी चीजें अच्छी नहीं होती। कुछ चीजें अतीत में भी अच्छी होती हैं और कुछ चीजें वर्तमान में भी अच्छी होती हैं। लेकिन अतीत की तुलना वर्तमान से करना अच्छा नहीं है। केवल अतीत से चिपके रहकर वर्तमान की बुराई करना भी तर्कसंगत नहीं है। अतीत और वर्तमान में सदा सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। देखिए जो लेखक है वो ये कहना चाहता है कि जो हमारी भूतकाल की जो जो भूतकाल की जो परंपराएं हैं, यदि वे आज के अनुसार सही हैं तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनको भी फॉलो करना चाहिए। जो लेखक है वो प्राचीन काल से यानी कि अपने भूतकाल से बिल्कुल नाता नहीं तोड़ना चाहता। वो कहता है कि जो परिस्थितियां आज के अनुकूल हैं हमारी भूतकाल की, उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां आज के अनुसार, जो परंपराएं आज के अनुसार सही नहीं बैठती, आज की परिस्थितियों के अनुसार, उन्हें हमें बदल देना चाहिए। यानी कि वर्तमान और भूतकाल में सामंजस्य हमें रखना चाहिए, तभी जो है हम अपने अतीत और वर्तमान को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बेटा? क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे कि पूछना क्या चाहता है, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तब तक हम आंसर नहीं लिख पाएंगे। क्वेश्चन में वो पूछना चाहता है कि क्या हमें अपने अतीत से जुड़े रहना चाहिए या वर्तमान से जुड़े रहना चाहिए। यदि दोनों से जुड़े रहना चाहिए तो क्यों जुड़े रहना चाहिए, यदि किसी एक से वर्तमान से जुड़े रहना चाहिए तो क्यों रहना चाहिए। भाई आप कारण बताइए कि आप सहमत किससे हैं और क्यों सहमत। तो जो सही कारण है बेटा वो ये हो सकता है कि हमें वर्तमान और भूतकाल में सामंजस्य रखना चाहिए। जो वर्तमान की जो परंपराएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार भी चलना चाहिए, और हमें जो हमारी प्राचीन यानी कि हमारी भूतकाल की जो परंपराएं हैं उन सबको बिल्कुल भी नहीं छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं खत्म करना चाहिए उन्हें। जो आज की
परिस्थिति के अनुसार सही है उन्हें स्वीकार भी कर लेना चाहिए, भूतकाल की परंपराओं को। तो कहता है दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछता है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है। वही उनकी थिंकिंग है कि वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं काफी, लेकिन दूसरी तरफ जब रिश्ते वाले आते हैं, लड़के वाले आते हैं, तो वह उनकी पढ़ाई को छिपा रहा है। तो ये दोनों अपोजिट सिचुएशन, विरोधाभास क्या होता है हमारा, अपोजिट सिचुएशन। तो कहता है कि जो ये विरोधाभास है, ये उनकी किस विवशता, विवशता होता है लाचारी, कि वो क्यों लाचार हैं, किस विवशता को उजागर किया जा रहा है। तो राम स्वरूप जो है वो अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाता है और वह मानता है कि लड़कियों के लिए भी शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी लड़कों के लिए। वह नारी शिक्षा का पक्षधर है, किंतु जब उसे गोपाल प्रसाद के लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना पड़ता है, तो वह अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाता है। एक लड़की का पिता होने की व्यवस्था उससे ऐसा करवाती है, क्योंकि वो एक लड़की का पिता है, इसलिए लाचार है। रामस्वरूप चाहता है कि उसकी बेटी का विवाह गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए, लेकिन जो गोपाल प्रसाद चाहते हैं और कि उनकी जो बहू है वो अधिक पढ़ी लिखी ना हो, इसलिए जो राम स्वरूप जो है विवश होकर अपनी लड़की की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। भाई वो चाहते हैं कि लड़कियां पढ़े, लड़कियों की शिक्षा के पक्षधर हैं राम स्वरूप, लेकिन वो अपनी बेटी का रिश्ता किससे करना चाहते हैं, गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर से। लेकिन जो गोपाल प्रसाद है उसकी डिमांड है कि हमें पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, तो इसलिए जो है वो उसकी शिक्षा को छिपाते हैं, ताकि किससे रिश्ता हो जाए उसका, शंकर से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रही हैं वह उचित क्यों नहीं है। तो अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, अपेक्षा मतलब चाह रहे हैं कि भाई वो ऐसा व्यवहार कर ले, जब लड़के वाले आए देखने तो वो इस प्रकार से उनसे बात करे, क्या यह उचित है। जो राम स्वरूप चाहते हैं कि मेरी बेटी जो है इस प्रकार का बिहेव करे, तो राम स्वरूप अपनी बेटी का रिश्ता किससे करना चाहते हैं, गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर से करना चाहते हैं। और गोपाल प्रसाद उनकी बेटी से तरह तरह के सवाल पूछते हैं। राम स्वरूप चाहता है कि उनकी बेटी उमा उसके सभी सवालों का उत्तर बड़े सहज भाव से दे, बड़े आराम से उत्तर दे। वह यह भी चाहता है कि गोपाल प्रसाद के द्वारा पूछे गए बेहुदा प्रश्नों के भी, भाई जिनका कोई तुक ही नहीं बनता, भाई सिलाई वगैरह आती है, चाल तो ठीक है, चेहरे पे भी छवि, चेहरे की छवि भी अच्छी है, तो क्या कोई इसे ऐसे बेतुके प्रश्नों को सुनकर भी जो है राम स्वरूप चाहता है कि मेरी बेटी उमा सही उत्तर दे, लेकिन जो है उसके द्वारा किए गए अपमान को चुपचाप सहन कर ले, कि जो गोपाल प्रसाद उसका अपमान कर रहा है बात बात पर, तो क्या जो राम स्वरूप है वो चाहता है कि उसकी बेटी इस अपमान को जो है चुपचाप सहन कर ले, क्योंकि वे लड़के वाले हैं। राम स्वरूप का अपनी बेटी से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करना बिल्कुल, लड़की दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद न किया गया है, दोनों ही बराबर की शिक्षा के अधिकारी हैं। विवाह के समय केवल लड़की होने के कारण उसे चुपचाप अपमान सहना पड़े, यह उचित नहीं है। लड़का और लड़की बराबर जो है इज्जत के अधिकारी हैं, दोनों को सम्मान चाहिए। इसलिए जिस व्यवहार की अपेक्षा जो है राम स्वरूप अपनी बेटी से कर रहे हैं कि वह चुपचाप जो है बेतुके बेढंगे सवालों का उत्तर देती चली जाए, वह ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा।
गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? भाई वो तो कहते हैं कि विवाह तो एक बिजनेस है, कहता है ना वो कि बिजनेस की बात कर ली जाए। कौन? गोपाल प्रसाद। तो गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानता है? एक बिजनेस मानता है। और जो राम स्वरूप है वो अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छुपाता है। तो क्या दोनों ही अपराधी हैं? तो गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप के घर आते हैं। वे विवाह की बातचीत आरंभ करते हुए विवाह को बिजनेस कहते हैं। बिजनेस का अर्थ है व्यापार। व्यापार में निर्जीव वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। देखिए, इस बात को आप भी बेटा अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बिजनेस होता है उसमें आदमियों की खरीद फरोख्त नहीं होती। आदमियों को नहीं खरीदा बेचा जाता, उसमें निर्जीव वस्तुओं को बेचा जाता है। लेकिन यहाँ जो है सजीव वस्तुओं को भी जो है आदमी को ही क्या समझ लिया है गोपाल प्रसाद ने? एक वस्तु। उमा को क्या समझते हैं? वो एक वस्तु समझते हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा यह स्वीकार करेगी। अतः उनके द्वारा विवाह जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस कहना बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ वो जो राम स्वरूप है वो गोपाल प्रसाद के पुत्र के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने के लिए उसकी शिक्षा को छुपाते हैं और चाहते हैं, गोपाल प्रसाद को यह बताते हैं कि मेरी लड़की 10वीं पढ़ी है। अतः राम स्वरूप का अपनी बेटी की शिक्षा तक, मैट्रिक तक बताकर जैसे तैसे करके रिश्ता जोड़ना भी गलत है। राम स्वरूप द्वारा अपनी बेटी की पसंद और नापसंद का ध्यान न रखना और जबरन उसका विवाह करना जो है उचित नहीं है। कि राम स्वरूप को जो है अपनी बेटी की भी जो है पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए था। क्योंकि जो जीवन जीना है वह तो किसने जीना है? दोनों ने एक साथ, शंकर और उमा ने। तो उमा की पसंद और नापसंद को भी जो है जान लेना जरूरी था राम स्वरूप के लिए। अतः गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप दोनों ही यहाँ पर समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद तो क्यों अपराधी है? क्योंकि वो विवाह को एक बिजनेस मानता है और औरतों को वो एक वस्तु मानता है। और दूसरा जो है राम स्वरूप क्यों अपराधी है? क्योंकि वह जो है उमा की पसंद नापसंद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता और वह जैसे तैसे करके झूठ बोलकर जो है शंकर से उमा का रिश्ता करना चाहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दोनों हैं वो समान रूप से अपराधी हैं। कौन कौन? गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटा। हम 11 क्वेश्चंस हैं टोटल हमारे अभ्यास के। हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? भाई आपके लाडले बेटे की बैकबोन भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो बेटा जो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो लेसन का नाम है रीढ़ की हड्डी वो भी इसी के नाम पर रखा गया है। तो 5th क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आप। तो गोपाल प्रसाद है वो अपने बेटे का रिश्ता तय करने के लिए जो है तरह तरह के सवाल पूछता है उमा से और बात बात पर उसे अपमानित करता है। और जो ये अपमान है बात बात पर किसको अनुभव होता है? उमा को महसूस होता है। तो वह शंकर को भी पहचान लेती है। तो जब वो सितार बजा रही होती है तो उसकी नजरें ऊपर उठती हैं तो वह शंकर को जो है पहचान लेती है कि यह तो वही लड़का है जो हॉस्टल में जिसकी पिटाई की गई थी और गिराया, बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया। और यहाँ कर जो है बातें बना रहे हैं बाप और बेटा। का चरित्र ठीक नहीं था, मतलब वो करेक्टर लूज था उसका। किसका? शंकर का। वह लड़कियों के छात्रावास में हॉस्टल में के आसपास घूमता रहता था और कई बार वहां से उसे भगाया भी गया था।
इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस लड़के के लिए गोपाल प्रसाद हर प्रकार से परिपूर्ण लड़की चाहते थे, वह उनका अपना लड़का स्वयं रीढ़ की हड्डी से रहित था, अर्थात पूर्ण रूप से अपने पिता पर आश्रित था। मीन्स टू से कि उसका कोई स्टैंड ही नहीं था। अभी तक तो ना वो दो पैसे कमा रहा था, पूरी तरह से किस पर डिपेंड था, अपने पिता पर निर्भर था। इसलिए कहा है उमा ने कि तुम्हारे बेटे की बैकबोन भी है, कहीं स्टैंड है इसका, ये करके खिला सकता है मुझे कुछ। शादी तो ये करने चला है, लेकिन इसे पूछो तो कि आज तक तो ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। और दूसरा, ये इसका करेक्टर भी जो है लूज है। यह कई बार जो है लड़कियों के छात्रावास के पास घूमता हुआ मिला है। और साथ ही वह झुककर चलता था। शंकर अपने लिए अत्यंत सुंदर लड़की की तलाश में था। देखिए कि स्वयं तो वो झुककर चलता है शंकर, और लड़की चाहता है बहुत सुंदर हो। तो कहता है, इसलिए जो है उमा ने कहा है कि अपने लड़के की तो देख ले कि रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो ये कहना चाहती है कि इसकी, ये झुककर चलता है, इसकी शायद रीढ़ की हड्डी नहीं है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहना चाहती है कि इसका समाज में कोई स्टैंड ही नहीं है, इसकी कोई इज्जत ही नहीं है, यह मुंह ऊपर करके नहीं चल सकता। इसलिए जो है यहाँ पर ऐसा कहा गया है। जबकि उसमें अपने में बहुत सारी कमियां हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी न होना और ठीक प्रकार से खड़ा न हो पाना उसकी सबसे बड़ी कमी थी। उमा ने यहाँ उनकी इसी कमी की ओर संकेत किया है कि उमा जो है वो, तो कहता है फिफ्थ क्वेश्चन बेटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिफ्थ तक आप जो है राइट करेंगे। तो कहता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी न होना ठीक उसी प्रकार से है कि वह सही नहीं खड़ा हो सकता, उसके अंदर सैकड़ों कमियां हैं और वो लड़की बहुत सुंदर चाहता है। इसलिए उमा ने कहा कि ये तो देख ले भी तुम्हारे बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। यहाँ तक बेटा हमारा जो लेसन था कंप्लीट हो चुका है, और जो 5 क्वेश्चंस आंसर्स हैं हम अभ्यास के वो कर चुके हैं। धन्यवाद बच्चों। और नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।